रविवार की शाम 7 बजे हिमाचल की घाटियों में मातम की आवाजें गूंजने लगी। हैदराबाद से पिकनिक मनाने आए इंजीनियरिंग के छात्रों की चीख पुकारों से मंडी का सर्रा सहम गया। ब्यास नदी में फोटोग्राफी कर रहे 24 छात्र छात्राएं ब्यास नदी की तेज धारा में बहते चले गए। प्रशासन का कहना है कि यह हादसा लारजी डैम से अचानक पानी छोड़ने की वजह से हुआ, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र का आरोप है कि टीचर को छात्रों का खास ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल ये है कि मंडी में छात्रों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये महज एक हादसा है या फिर किसी बड़ी चूक ने ले ली छात्रों की जान? वहां से एक पानी इतना बहाव बढ़ गया कि सर के ऊपर तक पानी आ गया। 60 सेकंड के अंदर पानी इतना ज्यादा हो गया कि जो है वो सोच ही नहीं पाए क्या करना है, उतने में ही पानी बहा ले गया। सुना आपने, सिर्फ 60 सेकंड में 24 जिंदगियां तबाही के सैलाब में बह गईं। हिमाचल के मंडी में शांत व्यास नदी ने कब रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। नदी के किनारे फोटोग्राफी का लुत्फ उठा रहे हैदराबाद के 24 इंजीनियरिंग के छात्रों को पता भी नहीं चला। रविवार की शाम हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान छात्रों की तलाश में नदी में गोते लगा रहे हैं। व्यास नदी से 5 लाशें निकाली भी गई हैं, लेकिन बाकी छात्र कहां हैं किसी को भी नहीं पता। खौफनाक तो ये है कि हादसे को 22 घंटे बीतने के बाद इन छात्रों के बचने की उम्मीद भी ना के बराबर ही है, किसी को भी नहीं पता। खौफनाक तो ये है कि हादसे को 22 घंटे बीतने के बाद इन छात्रों के बचने की उम्मीद भी ना के बराबर ही है। उतरे सभी, दोनों गाड़ियों में से उतर के नीचे गए, फिर वहाँ पे अपना खेल रहे थे, अपना फोटो भी कर रहे थे। फिर उसके बाद ऊपर से एकाएक जो डैम नदी है ऊपर जो है वो एकाएक पानी पूरा छोड़े ऊपर। हाँ, और फिर उसके बाद हम लोग बुला रहे सभी बच्चे को, वो सभी हिंदी नहीं जान पा रहे थे, वो सभी बुला रहे थे, नहीं आ पाए वापस। और वहाँ से एक पानी इतना बहाव बढ़ गया कि सर के ऊपर तक पानी आ गया। फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुँचा, उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। कोई साइन बोर्ड नहीं था वहाँ पे, जब नीचे उतर रहे थे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। अचानक हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से 2 शब्द मरहम की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने बयान से जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। सुनिए ये शर्मनाक बयान भी। पहली बार है ये हुआ है, और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि पिकनिक मनाने आए छात्रों के साथ जो टीचर थे उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये है कि लारजी डैम से अचानक पानी छोड़ा गया, जिसकी तस्दीक खुद मंडी के एडीएम पंकज राय पहले ही कर चुके हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसमें जो यहाँ पे साइट इंजीनियर थे उनके अनुसार कि पानी इनका जनरेशन बंद हो गया, उसकी वजह से इनको पानी छोड़ना पड़ा। बट जो लोकल यहाँ पे मेरे लोकल लोगों से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जैसे पानी बढ़ा था उन्होंने शोर मचाया, जितनी देर में बच्चे बाहर निकल पाते उतनी देर में वो वॉश आउट हो गए। तो अब बड़ा सवाल तो यही है कि डैम से पानी छोड़ने का अचानक फैसला क्यों लिया गया, और अगर किसी जरूरी हालात में फैसला लिया भी गया तो लोगों को अलर्ट क्यों नहीं किया गया। ये वार्निंग सिस्टम जो चालू था, लेकिन लोकल लोगों ने वोटर नहीं बजाया गया, यही कह रहे हैं कि वोटर बजा था, मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं, अलग बात है। वीरभद्र का दावा है कि अलार्म बजा था, तो फिर बड़ा सवाल ये भी है कि वीरभद्र ने पानी को बिना चेतावनी छोड़े जाने की जांच कराने के आदेश क्यों दिए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुबह घटना स्थल का दौरा किया। हिमाचल सरकार से बात करने के अलावा हैदराबाद के उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से भी बात की जहां के स्टूडेंट इस हादसे का शिकार बने हैं। केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी दे पाऊंगी, लेकिन अभी हमारी चिंता ये है कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं
उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके घर तक, उनके होम स्टेट तक हम भेजने में अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकें वो सहायता देने की हम तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में लारजी परियोजना के 2 इंजीनियर और 1 फिटर को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल वही का वही है। मंडी में हैदराबाद के इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से नदी के आगोश में बुझ गए 24 परिवारों के उम्मीदों के चिराग? विपिन परमार, मंडी, इंडिया न्यूज। 24 छात्र बह गए, जिम्मेदार कौन है, यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुरजीत सिंह गुलेरिया जी, जो कि डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रू जी जुड़ेंगे, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार, जो लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, 60 सेकेंड और 24 छात्र बह गए, आपके पास क्या कोई अच्छी खबर है? इस वक्त तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़त मिली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात करें, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है, लेकिन 5 डेड बॉडीज के बाद किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली है। लोग लगातार, अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एनडीआरएफ टीमों की, या फिर जो समाज सेवी यहां पर खुद आगे आकर जो है मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, पूरा चप्पा चप्पा छान मारा गया है। 14 किलोमीटर का एरिया जो रन की बात करें, लारजी डैम से लेकर पंडोर डैम तक, जहां तक कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली है, या कोई अगर इस हादसे से बचा भी है तो उसे अभी तक वो सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं आंचल साफ दर्शाता है कि जो प्रशासन और सरकार के द्वारा जो लापरवाही की गई, उस पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तरफ तो उस इंजीनियर को निलंबित कर दिया जाता है, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि जो अलार्म था, जो हूटर था, जो नोटिफिकेशन थी, वो दी गई थी, लेकिन उन बच्चों को सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल, तो विरोधाभास लगता है मुख्यमंत्री के भी बयान में। मैं सबसे पहले घटनाक्रम का जायजा एक बारी गुलेरिया जी से भी लेना चाहूंगी। सुरजीत सिंह गुलेरिया जी, एक बात बताएं कि 24 परिवार हैं और 5 शव मिल चुके हैं, 24 छात्र थे जो बह गए अचानक से। बहुत से लोगों की उम्मीद आपके साथ टिकी हुई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि अब, क्योंकि सूरज ढल रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और मुश्किल होती चली जाएगी, इस वक्त की क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति यह है कि कल शाम से हमारी टीम्स भटिंडा से उस इलाके के लिए मार्च की, और सुबह 11 बजे से हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में हमारे 2 टीमें ऑपरेशन में लगी हैं, और वो हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उनके पास हैं। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि जहां पर यह घटना घटी है और पंडोर डैम तक का जो इलाका है, ये 20 किलोमीटर का इलाका है, इसको पूरी तरह से हम छानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश जारी है कि हम जल्द से जल्द ये जो मिसिंग छात्र हैं, इनको हम ढूंढ पाएं। गुलेरिया जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवारों की उम्मीदें आपसे ही हैं, सोचिए उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होंगे। ऐसे में जैसे जैसे सूरज ढलेगा, आपके रेस्क्यू ऑपरेशन में और बाधाएं आती रहेंगी, क्योंकि आपकी टीमें, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहां पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसे रात्रि का समय आएगा, ऑपरेशन जो है रात को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्क्यूअर जो है उनको रात को ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना समय आज के दिन का है, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे रिस्पॉन्डर्स पूरे मेहनत से अपने काम को करने में लगे हुए हैं। लेकिन सर, कल से ही ये सवाल उठ रहा है, वहां पर जितने भी चश्मदीद हैं, छात्र थे जो कि बाहर थे और देख रहे थे उनके सामने ये मंजर, जैसे ही एकदम 60 सेकंड के स्पैन में, टाइम में अचानक से वाटर बढ़ता चला गया, उनका ये कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन सब कुछ बहुत देर से, विलंब से शुरू हुआ, करीब 2 से 4 घंटे लेट हुआ। ऐसा क्यों? कि वहां पर लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या व्यवस्था है, लेकिन जहां पर एनडीआरएफ का सवाल है, हमने जैसे ही ये न्यूज को इंटरसेप्ट किया, हमने इससे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वेजिशन आता, हमने अपनी टीम्स को भटिंडा से मार्च कर दिया, क्योंकि बाई रोड जाना था, लंबा समय लगा, इसलिए हम अपना ऑपरेशन आज सुबह 11 बजे से ही शुरू कर पाए।
सर, क्या हेलीकॉप्टर्स और फ्लड लाइट्स ये सब इंतजामात नहीं है एनडीआरएफ के पास कि ऐसे जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जो कि विदेशों में रात के वक्त भी चलते हैं लेकिन यहां पर वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाते हैं, बंद करना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, लाइट रात के लिए इन्फ्लेटेबल लाइट्स की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन जहां तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर अगर एनडीआरएफ को उपलब्ध करा दिए जाएं तो एनडीआरएफ में यह क्षमता है कि हम उस इलाके में जाकर यह ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं सर्च एंड रेस्क्यू के, कि जब आप पानी के बीच में कोई इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो रात के वक्त इस तरह का ऑपरेशन ना करना ज्यादा श्रेयकर माना जाता है। इसके कारण है कि जो हमारे रेस्क्यूअर हैं उनकी जान को खतरा जो है वो रात के ऑपरेशन में बढ़ जाता है, क्योंकि वहां का पानी जो है, वहां का टेरेन जो है, वहां जो करंट है पानी में, ये सारी बातें रात के ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स जाती हैं वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं। हमने देखा उत्तराखंड में भी इसी तरह का वाकया 1 साल पहले हुआ, लेकिन समस्या यहां पर यह आती है कि हमारा प्रशासन और सरकार सबक नहीं सीखती है। मैं इसके ऊपर तुरंत आऊंगी कृष्ण मित्रू जी के पास, लेकिन उससे पहले विपिन, वहां के लोकल्स, वहां के चश्मदीद क्या कह रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर जब शुरू हुआ, क्या उसमें देरी हुई? घटनाक्रम किस तरह का रहा? और अभी भी क्या इंतजामात हैं फ्लड लाइट्स के या इस तरह की चीजों के? देखिए आंचल, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जो साथी जो सर्वाइवर्स हैं, जो बाकी के 24 बच्चे हैं, उनके द्वारा अपना गुस्सा साफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सामने रखा गया। उनके सवालों के जवाब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं दे पाए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं कि किस तरह का ये बैंक, अगर ब्यास नदी की बात करें, आप लेवल देख सकते हैं इस नदी का। दिन की बात करें तो दिन में जो ये पत्थर थे दूसरी साइड की, अगर आप राइट साइड की बात करें तो ये बिल्कुल विजुअल थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो वाटर का लेवल जो है वो काफी ऊपर जा चुका है। और यही कल देखने को मिला था जब वह बच्चे वहां पर फोटोज खिंचवाने के लिए गए थे। उन्होंने लोकल लोगों से वहां पर पूछा था कि यहां पर कोई डैम के गेट्स तो नहीं खुलते हैं जिससे पानी आएगा और हमारे बहने का कोई खतरा ना हो, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा यह कहा गया था कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से जलस्तर बढ़ा है। उस समय भी इसी तरह का मंजर था, इसी तरह से एक सैलाब आता है, 24 के 24 बच्चों को साथ में बहाकर लेकर चला जाता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक जाम की वजह से 4 घंटे तक लेट होता है। बच्चे गिड़गिड़ाते हैं पुलिस के आगे कि हमारे दोस्तों को बचाया जाए, हमारे 24 साथियों को बचाया जाए, लेकिन पुलिस इतना कहकर बात को टाल देती है कि पंडोह डैम के आगे की जो पुलिस चौकी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज आकर यह बयान देते हैं कि पुलिस विपिन, इसको लेकर भी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। हालांकि इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद लोकल्स क्या कह रहे हैं? क्या अलर्ट दिया गया था? क्या हूटर्स बजाए गए थे? वरना लोकल्स इस तरह की बात क्यों करेंगे कि वहां पर खतरा नहीं है, आप जाके फोटो खिंचवाइए? देखिए, लारजी डैम की बात करें तो उसके जिस इलाके में यह घटना घटी है वहां पर एक हनुमान का मंदिर है और ये बच्चे वहां पर तकरीबन 7 बजे के करीब वहां पर पहुंचे थे। और जब 7:30 के करीब ये बच्चे नीचे गए हैं तो वहां पर कुछ पर्यटक पहले से ही फोटोग्राफी कर रहे थे। और अगर जलस्तर की बात करें आंचल, उस समय जलस्तर बिल्कुल भी धीमा था, काफी ज्यादा जलस्तर नहीं था, पत्थर विजुअल थे। अगर बात करें वहां पर सामने के साइड्स दिख रही थी, बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, वह भी नीचे गए। लेकिन जैसे ही डैम के दरवाजे खुले, सामने खड़े जो विलेजर्स थे, जो लोकल लोग थे, उनके द्वारा चिल्लाकर उन्हें वापस बुलाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन पानी का फ्लो इतना था, आवाज इतनी ज्यादा थी, गति इतनी ज्यादा थी कि जितनी देर में यह वाकया घटा, तकरीबन 6 सेकंड। एक लाइन में ये बताएं कि हूटर्स बजे थे, वार्निंग अलर्ट्स दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? देखिए, हमने जिन लोगों से बात करी है आंचल, उनका साफ कहना कि किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का कोई हूटर नहीं बजा था। बिल्कुल। अब मित्रू जी ये बताइए कि क्या ये मैन मेड ट्रेजेडी है या कल्पेबल होमिसाइड, हत्या है उन 24 छात्रों की जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है? 5 शव मिल चुके हैं। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कह सकते हैं आप, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अगर मैं डैम का सुपरवाइजर या इंचार्ज, इंजीनियर इंचार्ज हूं, तो मैं पानी खोलने से पहले, डैम खोलने से पहले कम से कम ये तो सोचूंगा कि
डाउन द लाइन, डाउन स्ट्रीम क्या इफेक्ट होगा, ये चीजें जो हैं ये पहले से तयशुदा होती हैं और इनके प्रिकॉशंस, इनके एक्शंस पहले से ही तैयार होते हैं। मेरे को ये पूछना होगा वहां के लोकल इंजीनियर से कि आपने जो आपके एसओपीज हैं, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स हैं, आपने वो कभी पढ़े हैं, बनाए हैं? पहली बात बनाए हैं, पढ़े हैं कभी, उनको इम्प्लीमेंट किया है आपने? अगर वो इन तीनों में चीजों में से एक भी चीज कर लेते तो शायद ये हादसा ना होता, क्योंकि जब डैम खोला जाता है पानी इस तरह से बहता है जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, विपिन जी भी बता रहे हैं, इट इज लाइक सुनामी। जी बिल्कुल, इतनी लेकिन तेज ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है मित्रू जी, इतनी आवाज मित्रू जी, इसमें एक बड़ी इनकॉन्ग्रुअस और अटपटी सी स्थिति है, वो ये कि एक भी लोकल इससे परेशान नहीं हुआ या लोकल नहीं बहा। जितने भी थे वहां पर टूरिस्ट थे, एक पिकनिक की तरह मना रहे थे। अब ऐसे में वीरभद्र जी ये कहते हैं नहीं, टीचर्स को समझाना चाहिए था, वो ये कहते हैं कि हूटर्स बजे थे। तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि वहां पर जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई अलर्ट, कोई वार्निंग नहीं थी? नहीं, ये मैं आई बेग टू डिफर विद द चीफ मिनिस्टर। हूटर पहले तो बजे नहीं होंगे, अगर बजे भी होंगे तो पानी की आवाज इतनी होती है वो सुनाई नहीं दे सकते। हाँ। वो सुनाई नहीं दे सकते। किस डिस्टेंस पे हूटर्स रखे थे? अगर आप 1 किलोमीटर दूर हूटर रखेंगे, पानी इतनी तेजी से आएगा, इतनी आवाज होगी पानी की, तो 1 किलोमीटर डाउन द लाइन, डाउन द ड्रेन आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। आप किसी भी डेसिबल ये भी एक बड़ी एक स्थिति है जो समझना चाहेंगे कि चलिए हूटर बजा, जहां पर भी बजा, आसपास के कुछ लोग, क्योंकि ये बहुत 20 किलोमीटर का एरिया बताया जाता है, वहां पर चलिए सुन लिया, लेकिन साइन बोर्ड जगह जगह होने चाहिए, वार्निंग जगह जगह होनी चाहिए, रेड लाइट्स फ्लैश करनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि पानी छोड़ा जा रहा है। वहां पर जितने भी टूरिस्ट गए हुए थे, साइन बोर्ड जगह जगह होने चाहिए, वार्निंग जगह जगह होनी चाहिए, रेड लाइट्स फ्लैश करनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि पानी छोड़ा जा रहा है। वहां पर जितने भी टूरिस्ट गए हुए थे और नीचे मौजूद थे, फोटो में खिंचवा रहे थे, उनको कैसे ये सब जानकारी मिलेगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात यह है कि हर एक हादसे से, न कि सिर्फ ऐसा हादसा, लेकिन हर एक हादसे से हमें बहुत से लेसन्स मिलते हैं। जहां तक कि डैम्स का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि हिमालय की रेंज में, इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, कोई 8000 वाटर बॉडीज हैं। डैम हो या वैसे ही पानी कलेक्शन हो या वैसे ही दे आर वाटर बॉडीज 8000 से ज्यादा। उनमें से कोई 260 के आसपास वाटर बॉडीज जो हैं, दे आर डेंजरस डैम्स एंड वाटर बॉडीज। They have been classified as dangerous. Now, any water body is a potential hazard. किसी भी वाटर बॉडी का अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं और जगह पे कहा जाता है इमरजेंसी एक्शन प्लान, ये होना चाहिए था। ऑब्वियसली ये नहीं है, और बहुत कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं गुलेरिया जी से ये पूछना चाहूंगी, गुलेरिया जी, आपकी टीम्स मौके पर पहुंची, बिना आपको बोले हुए आपकी टीम्स ने इनिशिएटिव लिया, मौके पर पहुंची, लेकिन क्या आपको बैकअप सपोर्ट दिया जाता है? आप वहां पर पहुंच गए हैं, तो ये बताइए कि क्या वहां पर वार्निंग सिस्टम और अलर्ट्स जो हैं, हूटर्स हैं, बजने की भी हालत में है, फ्लड लाइट्स है या नहीं है, फ्लैश लाइट्स है या नहीं है, साइन बोर्ड्स है या नहीं है, क्या स्थिति है मौके पर, ये बताएंगे? क्योंकि वो 24 परिवार आपसे बार बार ये पूछना चाह रहे होंगे। मैडम, इस पूरे घटनाक्रम में जो एनडीआरएफ का रोल है वो ऑपरेशन के ऊपर है। हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित इस बात पर कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो मिसिंग छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको हम ढूंढ पाएं। जो प्रश्न आपने किया है, ये तो एक किस्म की जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये सारी बातें उभर के सामने आएंगी। तो इस समय तो मैं आपको सिर्फ एनडी के एक्शन का जवाब दे सकता हूं। बिल्कुल, मैं आऊंगी गुलेरिया जी आपके पास, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर क्या हमने पिछले साल भी केदारनाथ हुआ था, उसके बाद हमने कोई सबक सीखा था या नहीं सीखा था? और उस दिन क्या कुछ हुआ था? 60 सेकंड के अंदर अंदर कैसे 24 जाने जो हैं वो बहती चली गई पानी में, पहले ये दिखा देते हैं।
रविवार को मंडी में हुआ बड़ा हादसा। व्यास नदी में बह गए 24 छात्र। हैदराबाद से पिकनिक मनाने आए थे। हैदराबाद के वीएनआर विज्ञाना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 60 स्टूडेंट और शिक्षक मनाली ट्रिप के लिए निकले थे। रविवार को शिमला में दिन बिताने के बाद छात्रों का ये समूह मनाली की ओर निकला। मंडी के रास्ते व्यास नदी पड़ी तो शाम को इनमें से 24 छात्र छात्राएं नदी के किनारे फोटोग्राफी करने चले गए, इस बात से अनजान कि चंद मिनट बाद ही इनकी जिंदगी को मौत सैलाब बनकर अपने साथ बहा ले जाएगी। लारजी डैम से अचानक छोड़े गए पानी के बाद व्यास नदी ने विकराल रूप धरा और आंखों के सामने 24 छात्र नदी की तेज धारा में बहते चले गए। जो छात्र डूब गए उन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। नदी का कोना कोना छाना जा रहा है। हमारे पास अपना रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है, जिसमें हमारे पास रोप्स हैं प्लस और ये अपना लाइफ जैकेट्स हैं, और थ्रू जो है हमारे बाइनाकुलर्स वगैरह ऑब्जर्वेशन के लिए वो हमारे पास हैं। बोट्स की अभी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमारे जो लोकल जो लोग हैं उनसे हम मदद ले रहे हैं। जो बच गए वो बार बार उस खौफनाक मंजर को सोचकर सिहर उठते हैं। सदमा इस कदर है कि कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। क्या हुआ था कल जो हादसा हुआ था, क्या हुआ था, कुछ कहना चाहिए, कुछ बता पाएंगे आप? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से डरे सहमे ये बच्चे, आंखें नम हैं, अपने दोस्तों को खोने का गम है। हैदराबाद से ये बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ ये हादसा हो जाएगा। आशिया बेगम का बेटा साबिर भी पिकनिक का हिस्सा था। वो भी उस वक्त व्यास नदी के किनारे दोस्तों के साथ प्रकृति का नजारा ले रहा था। तो बच्चा अच्छा रहता, मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते, मेरे बच्चे को पानी से डर है, हरगिज नहीं जाता पानी में। व्यास नदी में डूब चुके कुछ छात्रों की ये आखिरी तस्वीर है। चश्मदीद बताते हैं कि हादसे की जगह चेतावनी का कोई बोर्ड तक नहीं लगा था। डैम से जब पानी छोड़ा गया तो कोई हूटर भी नहीं बजा। तो क्या प्रशासन की लापरवाही छात्रों की मौत की बड़ी वजह बन गई? 24 बच्चों की बात करें तो 18 लड़के और 6 लड़कियां इस ग्रुप में थे जो कि फोटोग्राफी कर रहे थे। एकाएक लारजी डैम से पानी छोड़ा गया और ये बच्चे उस फ्लो में बहते हुए नीचे आ गए। अगर बात करें डैम की तो किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक इसमें साफ नजर आती है। कैमरामैन रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मंडी। कृष्ण मित्र जी, क्या इससे हमने कोई सबक सीखा? सबक हम नहीं सीख सकते। पिछले साल जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी तो मैंने आरटीआई डाली थी, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मांगी थी उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। मेरे पास लिखित में जवाब है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं है? कोई प्लान ही नहीं है। गुलेरिया जी, एवरीबॉडी टेक्स इट वेरी। गुलेरिया जी, सूरज ढल रहा है, उम्मीद की लौ जो है वो बुझती चली जा रही है, आपको उम्मीद है? हम तो आखिरी दम तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम जब तक पूरे के पूरे मिसिंग छात्र छात्राएं जो है उनको ढूंढ नहीं देते तब तक आशा की किरण जो है बनी रहेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द ये जो ऑपरेशन है इसको सफलतापूर्वक पूरा करें। तो गुलेरिया जी तो कह रहे हैं कि आशा की किरण बनी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन यानी राहत और बचाव काम, क्या ये सिर्फ और सिर्फ शव और बॉडीज तलाशने के लिए होता है या वाकई ही विदेशों में जिस सर्च पर वाकई रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, लोगों को इमीडिएटली पहुंचकर मदद दी जाती है, क्या हम वो कभी कर पाएंगे? क्या सबक सीख पाएंगे? इतनी लेट से क्यों जागते हैं हम? बड़ा सवाल है। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला